नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बे पार्ट 3 के गौरा बदल चरित चौपाई जिसके रचनाकार आचार्य हेमरतन है, उसका हम पिछले कई क्रमों से अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें प्रारंभ में हमने इसकी मूल कथा का अध्ययन किया था, कथा सार देखा था, और उसके पास इस रचना के मूल पाठ का अध्ययन करते आ रहे हैं। जहां तक हमारे पाठ्यक्रम में व्याख्या के संबंधित जो 1 से लेकर 150 तक का जो था भाग, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब हम प्रमुख स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक के प्रसंग में जो हमारा प्रसंग आया था वह प्रसंग था कि जब राघव चेतन व्यास राजा रतन सेन और पद्मावती के कक्ष में प्रवेश करता है और राजा रतन सेन के क्रोध का कोपभाजन बनता है, तब वह चित्तौड़ त्याग कर देता है और वह जाते जाते दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राज्य कर रहा होता है। वहां वह अपने ज्ञान के बल पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बादशाह के पास पहुंच जाती है और बादशाह भी उसे बहुत मान सम्मान देता है। जब बादशाह से उसकी संबंध या बादशाह का उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, तब उसके मन में यह एक कुविचार आता है कि राजा रतन सेन ने मुझे अपमानित किया और राजा रतन सेन ने पद्मिनी के पीछे, पद्मिनी के कारण से मुझे चित्तौड़ से त्याग करना पड़ा, तो क्यों न मैं अब रानी पद्मावती को उससे अलग करूं और अपने अपमान का बदला लूं। और वह एक दिन एक भाट और एक खवास उनके खोजा के सहयोग से रानी पद्मिनी नायिका के संबंध में चर्चा प्रारंभ करता है और पद्मिनी के गुणों का, जब पद्मिनी नायिका होती है उसके गुणों की, उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। और उसका उद्देश्य होता है अलाउद्दीन के मन में पद्मिनी नारी के प्रति प्रेम और राग उत्पन्न करना। उसकी विशेषताएं सुनकर अलाउद्दीन के मन में पद्मिनी के प्रति राग उत्पन्न होता है और वह कहता है राघव चेतन से कि तुम पता लगाओ मेरे हरम में, मेरे अंतःपुर में कौन कौन पद्मिनी है। सभी रानियों का वो प्रतिबिंब में दर्शन करके अलाउद्दीन को यह कह देता है आपके हरम में कोई भी पद्मिनी नहीं है। तब उसे पद्मिनी का पता पूछा जाता है तो वह कहता है कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी है और वहां पद्मिनी मिलेगी। पूरी सेना के साथ अलाउद्दीन सिंघल द्वीप जाता है, वहां असफल रहता है, लेकिन राघव चेतन के षड्यंत्र के कारण ही बहुत सेना का नुकसान होता है और उस सेना को वापस लौट कर आना पड़ता है। तब उसके बहुत उपहास होता है और इसे अलाउद्दीन अपना अपमान भी समझता है कि वह बिना पद्मिनी के वापस लौट आया। यहां अब वह पूछता है कि और कहां मुझे पद्मिनी मिल सकती है। तब राघव चेतन उसे यह बतलाता है व्यास कही संभली सुल्तान एक वली पद्मिनी नु हैठान। एक पद्मिनी का स्थान है जहां चेहुदेसी चाबू गढ़ चित्तौड़ विंध्याचल मई विस्मय ठोड़ रतन सेन राजा रंडाल कलह करूर महाकंधा। राजा रतन सेन जो चित्तौड़ का राज्य है, वहां वो जो है उसके आगे वह कहता उसकी जो रानी है वह रानी पद्मिनी है, लेकिन आगे उसकी विशेषता बतलाता है तसु घरी नारी अछई पद्मिनी शेष नाग श्री जिम हुई मणि। जैसे शेष नाग के सिर पर मणि होती है और वह उसे जिस प्रकार संभाल कर रखता है, ठीक उसी प्रकार राजा रतन सेन की वह रानी पद्मिनी है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। तब
बादशाह कहता है, तुमने मुझे व्यर्थ ही सिंगल द्वीप की तरफ भेजा, मैं गढ़ चित्तौड़ जाऊंगा और वहां से पद्मिनी को लेकर आ जाऊंगा। खड़े खड़े उसने कहा, मैं खड़े को उभा उभी लियूं पद्मिनी, जीवत पकड़ूं गढ़नु धनी, और उसके गढ़ के जो अधिपति हैं उनको जीवित पकड़कर उससे पद्मिनी लेकर आ जाऊंगा। और ये संकल्प के साथ वह अपनी 27 लाख की सेना के साथ प्रस्थान करता है और हाथी, घोड़े, वीर सैनिक, गोला, बारूद, तोपें, इन सब को लेकर वह चित्तौड़ की तलहटी पर पहुंचता है। राजा रतन सेन अलाउद्दीन की सेना को आकर देखता है, वह भी क्रोधित हो जाता है और उसने देखता है कि अलाउद्दीन ने यहां आकर पड़ाव कर दिया है। तब वह अपनी सेना को भी तैयार करना प्रारंभ कर देता है और वह अपने वीरों को भी बुलाता है और सभी को यह कहता है कि अब तक यह बादशाह जो है सिंगल द्वीप से भाग कर आया, अब इसकी भागने की आदत हो गई, अब यहां से भी ये बचकर नहीं जाना चाहिए, इसको यहां से भगा देंगे। और यहां मैं इसे अपनी बहादुरी दिखाऊंगा, अपनी वीरता का परिचय इसे दूंगा। वह कहता है, हिवई दिखारू सू मारा हाथ, तू पिण सज्ज करे निज साथ, दिल्ली पति मत ढीलू रही, सुबर्ती को जे पहली कही। और जो वीर है वह वीरता अपनी वीर दिखाएगा, हे दिल्ली पति तू अब ढील मत करना, अर्थात अब जो हमारा मुकाबला होगा बहुत जोरदार होगा और तू सिंघल द्वीप से भागकर आया है, इसलिए तुझे बहुत शाबाश है और तुझे क्योंकि भागने की आदत है, लेकिन मैं तुझे यहां से भागने नहीं दूंगा। तो नहीं छे नासन नहीं टेव, दीठे मुहिम न नासई हेव। और वह इस संकल्प के साथ अपने सैनिकों गढ़ को तैयार करता है और सभी सैनिकों को और अपने गढ़ के दरवाजों को अच्छे से बंद कर पूरा संचय करके बैठ जाता है। अब युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बाण, गोले, बारूद, तोपें छूटती है, लेकिन उस गढ़ पर कोई आक्रमण नहीं होता। उधर से रतन सेन की सेना भी गढ़ पर कंगूरों पर उसके सैनिक बैठे हुए हैं, जो अलाउद्दीन की खिलजी की सेना पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। लगातार प्रहार करते रहने से अलाउद्दीन की सेना के बहुत बड़ा हिस्सा के जो बड़े बड़े सैनिक हैं, सेनापति हैं, वो मारे जाते और उसकी सेना में हाहाकार मच जाता है। अलाउद्दीन सभी सैनिक चिंतित होने लगते हैं और उसका अलाउद्दीन का मन डोलने लग जाता है। लेकिन कवि कितनी अच्छी बात लिखता है, ढीली पति ढीलो मंडियो ढोऊ मंडियो फिर नवी कोट चिनी खंडियो। उसका एक चिन्ना सा, एक नन्ना सा, एक चिमटी भरा खंड भी चित्तौड़ का खंडित नहीं हो पाया। शाम हुई और हुआ, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। अनेक सैनिक मारे गए और सेना में चिंताएं होने लगी। तब राघव चेतन आता है और अलाउद्दीन से कहता है, आप इस प्रकार से इस गढ़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब दोनों यह कहता है कि आप वहां जाए और मेरा नाम नहीं लेना है या मेरी बात नहीं करनी है, लेकिन आपको यह बात कहनी है। और वह क्या कहता है उसे, मुकु माही पाका प्रधान इम कहवारू यू हम्मा, कि आप राजा रतन सेन के पास अपना प्रधान भेजिए, अपना प्रधान दूत भेजिए और उन्हें जाकर यह कहिए कि मैं आपके यहां आना चाहता हूं, आप मुझे मान सम्मान से आपके यहां निमंत्रण दीजिए
और मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा और आपके गढ़ का अच्छी तरह से दर्शन करूंगा। मैं पद्मिनी हाथे जी मई तणी मुझ मनी खंती अच्छे खंती, मेरे मन में बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं पद्मिनी के हाथ से भोजन करूं। अवर न काई मांगे शायद, और मैं ये भी कहवा दीजिए कि बादशाह को इसके अतिरिक्त और किसी बात की इच्छा नहीं है। अलग सेंसु आवे, मैं आपकी बहुत छोटी सी सेना के साथ, मैं अपनी बहुत सी छोटी सी सेना के साथ आपके पास आना चाहूंगा। और एक बार देखी पद्मिनी शाही सीधा वही दिल्ली भणी, और उसने कहा मैं पद्मिनी को देखना चाहता हूं और पद्मिनी को देखने के पश्चात मैं अपने राज्य दिल्ली वापस लौट जाऊंगा। और यह संदेश देकर वह अपने प्रधान दूत को रतन सेन के पास भेज देता है और उन्हें यह कहलाता है कि प्रधान आकर कि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे बीच में और कोई नहीं है। मुझे आप बहुत सम्मानपूर्वक अपना गढ़ दिखाइए और पद्मिनी हाथ मुझी जिमाड़ी, और पद्मिनी के हाथ से मुझे भोजन करवा दीजिए। पद्मिनी नारी निहाल तणु मुझ मन हर अति घणु, अवर न काई मांगई आज जी में जाऊं पद्मिनी हाथ। मैं और आपसे कोई राज्य, संपत्ति, धन, दौलत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो एक बार केवल पद्मिनी से मिलकर, पद्मिनी को देखकर, पद्मिनी के हाथ से भोजन करके मैं वापस लौट जाना चाहता हूं या चला जाऊंगा। और इस तरीके से वह उसे संदेश भेजता है। तब राजा रतन सेन उसे कहता है कि हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। राजा अपने को, जैसे एक राजा दूसरे से व्यवहार करता है वैसे ही हमें व्यवहार करना है कि यदि बादशाह बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो हमारे भी मन में उनसे मिलने की बहुत इच्छा है और आप हमारे आंगन में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और उसे यह भी कहता है, क्या कहता है, बोल बंदे साचा शाही अलग सेंसु आवे। आप बहुत छोटी सेना के साथ अंदर पधारे। अम्म घरी आई अरोगु धान माहो माए बधे। अपने अंदर आपस में अपने प्रेम बढ़ जाए, इसलिए आप अपनी बहुत छोटी सी सेना के साथ गढ़ में पधारिए, मैं आपको भोजन करवाऊंगा। प्रजा ने पूछी पत्सा बात बने दीदी निज बाप, और वह इस प्रकार का वचन देता है, आलम सूस करे सही झूठ। लेकिन यहाँ कवि अपनी तरफ से जो बात कहना चाहता है वो बात यहाँ कह देता है कि प्रधान भी यह बात कहता है, रतन सेन भी बात कहता है, लेकिन आलिम सूस करे सब झूठ। सूस का मतलब होता है वचन, जो वचनबद्ध किया जाता है, जो वादा किया जाता है, तो वह बहुत झूठा वादा करता है। मुंह ही मीठो मन माहे दूर, और वह मन में तो उसका बहुत मिठास है, मन से तो मन के ऊपर तो, मुंह से तो वह मीठी मीठी बात निकाल रहा है, लेकिन मन में वह बहुत दुराव या गलत भाव लेकर आया है। और इधर राघव चेतन भी उसे, अलाउद्दीन को कह देता है कि जब हम मिलेंगे, जब आप मिले तब राघव चेतन को गिरफ्तार कर लेना है। यह भी बात हो जाती है, लेकिन राजा रतन सेन के मन में किसी प्रकार का छल छद्म या भेदभाव नहीं है, लेकिन उस अलाउद्दीन के मन में खुरासानी मणि अदुखेत, उसके मन में बहुत ज्यादा षड्यंत्र है। उघाड़े मेली गढ़ पौली मिलिया मानस टोला टोली। गढ़ के दरवाजे खोल दिए गए और सभी लोग एक दूसरे से मिलने लगे। आलिम साथ लिया असवा लोही लुम्बिया 30,000। और यहां विशेष रूप से उल्लेख करता है कि आलम साहब अपने साथ 30,000 सैनिकों से, जो हथियार से सजे हुए हैं, वह उनको लेकर गढ़ में प्रवेश करता है। और उस सेना के साथ वह राघव चेतन व्यास सहित साथ ही तत्काल
माहे बैठा सौ संकार, वो भी छुपकर उन सैनिकों के बीच में बैठ जाता है। कला इसी का सीधी कोई, पही सुनो नवी पीठे को, और इस प्रकार से अपने आप को छुपा लेता है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। आदि माही जब वो सेना अंदर प्रवेश करती है और एक साथ एकत्र होती है, तब देखती है इतनी विशाल, रतन सेन देखता है इतनी विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन आया है। रतन सेन मन कुणसियो सही, आलिम आव्यो आंगन वही। रतन सेन इतनी बड़ी सेना को देखकर खिन्न होता है, दुखी होता है, नाराज होता है, और वह कहता है इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं। और उस सेना को देखकर राजा रतन सेन भी अपनी सेना को तैयार कर देता है, और उसकी पक्ष की भी सेना एक तरीके से दोनों ही तरह से, दोनों पक्षों से सेना जिस प्रकार रणभूमि में सेनाएं तैयार हो जाती हैं रण करने के लिए, युद्ध करने के लिए, ठीक उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में भी इसी प्रकार की सेनाएं दोनों आमने सामने तैयार हो जाती है। जब अपनी सेना के साथ वह प्रवेश करता है और रतन सेन की सेना को देखता है, तब आलम शाह यह कहता है, आलम शाह कही सुनी भू कहीं तुम मेली, क्या हम तो आपके यहाँ आए हैं और आपने यहाँ तो सेना को तैयार कर दिया है, आपने तो यहाँ युद्ध का रूप दे दिया है। मैं यहाँ, और क्या कहता है, हूँ यहाँ विधवा आयु नहीं, मैं आपसे यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ। गढ़ जोई ने जाए सू, मैं तो आपके गढ़ का दर्शन करके वापस चला जाऊंगा। माँ धरु मन माही को टूके, आप मन में किसी प्रकार की गलत विचार को मत लाइए। मुझ मनी कोई नहीं छल थे, मेरे मन में किसी प्रकार का छल छद्म नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं है। नृप जंपैयाले में अवधार कटक कोई लूले, आप तो इस प्रकार की इतनी बड़ी सेना लेकर, मैं भी कोई युद्ध नहीं करना चाहता। जय तुम वचन हूं हिव इसू कटक करी नहीं कर सकती, अगर आप इस प्रकार का वचन कह रहे हैं तो मैं भी किसी प्रकार का युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वो क्या कहता है, तो जो आप कह रहे हैं मैं भी यही कह रहा हूं, आप आए, भोजन करें, वापस जाएं, गढ़ को देखें, लेकिन आप अपने साथ इतनी विशाल सेना को लेकर आए। कितनी विशाल सेना को लेकर आए? पिंड तई आनिया 30,000, आप 30,000 की सेना को लेकर आए। किन्हीं कारण ये एवरा अवसर, इतनी बड़ी सेना को साथ आप अपने कैसे लेकर, किस कारण से लेकर आए? तुझे मनिकाई छई बात दूत प्रणाली दी से आप, इसलिए अगर आप 30,000 की सेना साथ लेकर आए तो ये लगता है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ है। तब आलम शाह बहुत सीधे पने से जानबूझकर उसे बोलावे में रखकर ये कहता है, आलम जैन पे नव अवधार प्राहुणा नहीं मेहमानों को इस प्रकार गिनते हैं, मेहमानों को इस प्रकार से बुराई नहीं करनी चाहिए। थोड़ा वो अथवा वो घना झेले लीजिए निर्भरा, मेहमानों का हर समय स्वागत करना चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन हमें हर समय मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। दान तणु जय अजय सुकाल घना घना काई कहू गोपाल, आपके यहाँ तो बहुत सारा धन धान्य की बहुतायत है, आप क्या ऐसे बहुत बहुत कह रहे हैं? अमी आव्या का जिम्बा सही विधवा कारण आवे, हम तो भोजन करने के लिए आए, हम युद्ध करने के लिए नहीं आए। जीवन रू जानू संकोच खर्च करता आवे खोज, तू वली पाछा मेला है जिम भागू तुम जा खाते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको इस प्रकार का इतनी सेना को भोजन कराने में, खर्च करने में आपको यदि कोई परेशानी होती है तो मैं अपनी सेना को वापस भेज देता हूं, और जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं जानता था राजा रतन सेन इस प्रकार की बात नहीं कहेगा कि आप अपने साथ जिस सेना को लेकर आए हैं उसे बिना खाना खिलाए ही वापस भेज दीजिए। तब राजा रतन सेन उसे कहता है, आपने मेरे को बहुत छोटा विचार मान लिया, मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं कि मैं आपको भोजन कराना नहीं चाहता हूं। क्या कहता है, भूख बड़ी संभली बत्सा भले ही पधारिया, आप बहुत
भले पता नहीं, आपका बहुत स्वागत है, वली तेरा हूं जानू जी के। इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं, आप और भी लोगों को बुला सकती है। पिण लघु बोल न बोलू बके, लेकिन आप यह बात मत कीजिए कि मेरे में भोजन कराने की क्षमता नहीं है, या हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं मैं उनको वापस लौटाना चाहता हूँ। इस प्रकार दोनों बातचीत करते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो वह कहता है, माहू माही हुई संतोष, टलिया सगला मन ना दोष। और उनके मन में अब तक जो एक दूसरे के प्रति शंका थी, या रतन सेन के मन में अलाउद्दीन के प्रति जो शंका थी, अलाउद्दीन के यह कहने के बाद उनके मन में यह शंका चल गई। अब रतन से भी नज घर धनी, भगति करावे भोजन तणी, पद्मणी नारी प्रतई जई कही, आलम से हुई जिम रस गई। अब जो इस घर का जो राजा है, घर का स्वामी जो है, वह अपने महल में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमें इनको बहुत अच्छी तरह से भोजन कराना है और वह कार्य करना है जिससे अलाउद्दीन खिलजी भोजन करके प्रसन्न हो जाए। तब तिन परि भोजन भक्ति करूं, जिम आलिम मन हर की खरू, पद्मनी नारी कहे प्रिय। पद्मनी नारी अपने पति राजा रतन सेन के कहता है, प्रिय सुनो, नीति करी न कर सुन। मैं अपने हाथ से, राजा रतन सेन की रानी पद्मिनी कहती है, मैं अपने हाथ से परोसूंगी नहीं। सट रस करूं रसवती, प्री से सीतासी, और मेरे हाथ से वह भोजन परोस देगी। चनगारू सगली छोकरी, खांती अच्छी जय तुम मन। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई भी नहीं है, लेकिन मैं अपने दासियों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करूंगी। और इस तरह कहकर वह अपने दासियों को तैयार करती है, सजाती संगारती है। 20 सहस्र दासी रूप निदान, पद्मनी पासी रही। और यहाँ कवि वर्णन करता है, पद्मनी के साथ रूप निदान बहुत सुंदर सुंदर दासियां रहती हैं, और वह ऐसी है जैसे कामदेव की सेना में जैसे रति की अनुगामिनी हो, ठीक वैसी ही वे दासियां हैं। सभी जगह आसन बैसन सगला से कर से काम, और बहुत अच्छी तरह से उनको भोजन कराने का काम कर देगी। सभी को बहुत अच्छी तरीके से भोजन करवाएगी। और जब अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना के साथ महल में भोजन करने के लिए प्रवेश करता है, तब वहां कई चित्र मूर्तियां रखी हुई हैं, और वे दासियां बिल्कुल खड़ी होकर, जिस तरह कोई चित्र की मूर्तियां हों, चित्र में मूर्तियां हों, वैसे ही वो खड़ी खड़ी उन सभी सैनिकों को, अलाउद्दीन को हवा डाल रही है। यह आवाज कवि कहता है, राजा रतन सेन का आवाज जो है, रतन जड़ित आवाज, अगर कपूर अनुपमा, बहुत सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ है। और अगर कपूर अनुपमा, बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। यह पूरा चित्रों से, मूर्तियों से सजा हुआ है। मंडप महल महासुई हुए, तिहा आवे बैठो पतिसा, और वहां आकर बादशाह बैठता है। मन माही आवे अधिक उछा, और उसके मन में बहुत अधिक उत्साह हो रहा है। धन्यवाद। आज